गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिस्ट्री के लेसन 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उनके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एक कैरेक्टर जूसेपे मैस्सिनी की। जूसेपे वाज ए यंग रिवोल्यूशनरी ऑफ इटली। जूसेपे वाज माने था ए यंग माने युवा, रिवोल्यूशनरी माने क्रांतिकारी, किसका? ऑफ इटली, इटली का। ही वाज हाईली इन्फ्लुएंस माने प्रभावित, वह बहुत ज़्यादा प्रभावित था बाय द आइडिया माने विचारों से, या हम आइडियल्स का मतलब होता आदर्श, यानी कि ही वाज हाईली इन्फ्लुएंस, वह बहुत ज़्यादा प्रभावित था बाय द आइडियल्स आदर्शों से, ऑफ किसके? लिबरल माने उदारवादी, नेशनलिस्ट माने राष्ट्रवादियों के, नेशन स्टेट राष्ट्र राज्य के जो आदर्श थे उनसे वो बहुत प्रभावित था। इन ऑर्डर टू ओवरथ्रो डिफरेंट मोनार्ची, ये कहता है कि इन ऑर्डर टू ओवरथ्रो का मतलब होता है उखाड़ फेंकना, डिफरेंट मोनार्ची माने अलग अलग राजतंत्रों को उखाड़ने के लिए, डेट रूल माने शासन करना, जो शासन कर रहे थे ओवर इटली, पूरे इटली पर, ड्यूरिंग द 19वीं सेंचुरी 19वीं शताब्दी के दौरान, यानी कि 19वीं शताब्दी के दौरान इटली के विभिन्न राजाओं के राजतंत्रों को उखाड़ फेंकने के लिए ही गोट एसोसिएटेड माने जुड़ना, वह जुड़ गया, विद सीक्रेट माने गुप्त, रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन यानी क्रांतिकारी संगठनों से वह जुड़ गया। ही एस्टैब्लिश, उसने स्थापित किया, ऑर्गेनाइजेशन, उसने कई ऑर्गेनाइजेशन, उसने एक ऑर्गेनाइजेशन भी स्थापित किया, बल्कि हम कह सकते हैं कि उसने 2 संगठनों की स्थापना की। पहले का नाम था यंग इटली की कहाँ की गई? मार्सेलिस में उसने यंग इटली नाम के गुप्त संगठन की स्थापना की, एंड यंग यूरोप नाम का एक और गुप्त संगठन बनाया इनका पर बढ़ने के अंदर। ही आल्सो befriended the like-minded young men from Poland, France, Italy and German state. ये कहता है he was befriended का मतलब हुआ मित्रता करना। ये कहता है उसने मित्रता भी की, the like-minded young man, उसी की तरह विचार रखने वाले, माइंडेड माने विचार रखने वाले युवा व्यक्तियों से। कहाँ के? पोलैंड के, फ्रांस के, इटली के और जर्मन राज्यों के। ही बिलीव डेट का मतलब उसका विश्वास था, गॉड हैज इंटेंटेड नेशन, ईश्वर ने, ये कहता है गॉड हैड इंटेंटेड नेशन माने राष्ट्र, ईश्वर ने राष्ट्रों को बनाया है टू बी द नेचुरल यूनिट, नेचुरल माने प्राकृतिक इकाइयां, किसकी? मैनकाइंड, मानव जाति की। यानी कि उसका विश्वास था कि भगवान ने देशों को, जो नेशन, जो राष्ट्रों को है, मानव जाति की प्राकृतिक इकाइयों के अनुसार बनाया है। सो ही हैड ए रिवोल्यूशन टू यूनिफाई इटली इन 1831 एट लिगुरिया, इसलिए उसने 1831 में यूनिफाई इटली यानी कि इटली के एकीकरण के लिए लिगुरिया में क्या किया? आंदोलन या क्रांति कर दी। यानी कि हम कह सकते हैं कि उसका विश्वास था कि भगवान ने देशों को मानव जाति की प्राकृतिक इकाइयों के अनुसार बनाया है, इसलिए 1831 में लिगुरिया के अंदर इटली के एकीकरण के लिए उसने क्रांति का नेतृत्व किया। बट द रिवोल्यूशन फेल्ड, लेकिन ये क्रांति फेल हो गई, एंड ही वॉज सेंट इनटू एक्साइल माने देश निकाला, और उसे देश निकाला दे दिया गया। लेकिन हिज आइडिया, उसके जो विचार थे, लेटर बाद में इंस्पायर माने प्रेरित,
ये कहता है प्रेरित किया किसको? काबूल को। हु यूनिफाइड इटली इन द सेकेंड हाफ ऑन द 19th सेंचुरी। ये कहता है कि जिसने वो काबूल हु यूनिफाइड, जिसने यूनिफाइड माने एकीकरण में एकीकरण कर दिया इटली का इन द सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के दूसरे हाफ में। ये कहता है कि उसने जो क्रांति की उसमें वो असफल हो गया, उसे देश निकाला दे दिया, लेकिन जो उसके विचार थे उनसे काबूल प्रेरित हो गया और उसने 19वीं शताब्दी के दूसरे भाग में इटली के एकीकरण का कार्य शुरू कर दिया। इस प्रकार हमने जोसेफ मैसनी के बारे में पढ़ा, वो क्या था, वो कौन था और उसने क्या कार्य किए। अब हम पढ़ेंगे काउंट कैमिलो दे काबूर के बारे में। काउंट कैमिलो दी काबूर। काउंट कैमिलो दी काबूर वाज द चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री था, या हम कह सकते हैं चीफ मिनिस्टर को मुख्यमंत्री था। किसका? ऑफ द किंगडम, एक राज्य सार्डिनिया पिडमोंट ऑफ इटली। इटली के अंदर एक राज्य था जिसका नाम था सार्डिनिया पिडमोंट। ये कहता है उस साम्राज्य का मुख्यमंत्री था कौन? काबूर, जिसका पूरा नाम है काउंट कैमिलो दे काबूर। ही लीड द मूवमेंट ऑफ यूनिफाई द रीजन ऑफ इटली। ही लीड माने नेतृत्व, उसने नेतृत्व किया आंदोलन का टू यूनिफाई, यूनिफाई माने एकीकरण करने के लिए। किसका? द रीजन ऑफ इटली, इटली के क्षेत्रों का। ही वॉज नाइदर रिवोल्यूशनरी, वो ना तो क्रांतिकारी था और नोर ए डेमोक्रेट, ना ही वो प्रजातंत्रवादी था, वो प्रजातंत्र भी नहीं चाहता था और ना ही वो क्रांतिकारी था। ही हैड पावरफुल डिप्लोमेटिक रिलेशन विद फ्रांस। डिप्लोमेटिक रिलेशन, डिप्लोमेटिक माने राजनयिक और पावर माने शक्तिशाली राजनयिक संबंध। ये कहता है ही हैड, उसने बनाए शक्तिशाली, डिप्लोमेटिक माने राजनयिक संबंध विद फ्रांस, फ्रांस के साथ। विद देयर हेल्प, फ्रांस की सहायता से ही डिफीटेड, उसने हराया। किसको हराया? ऑस्ट्रिया को। इन 1859 में ऑस्ट्रिया को हरा दिया। ही आल्सो मैंडेड गैरीबैल्डी माइंड टू सीड द साउथर्न किंगडम ऑफ टू सिल्सीज विद सार्डिनिया पिडमोंट इन ऑर्डर टू यूनिफाई इटली। ये कहता है कि ही वाज मैंडेड, मैंडेड माने चेंज करना, परिवर्तन करना। उसने परिवर्तन कर दिया। गैरीबाल्डी ने भी इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण सहयोग दिया था। गैरीबाल्डी के माइंड यानी कि मस्तिष्क में उसने परिवर्तन कर दिया। क्यों किया परिवर्तन? टू सीड, सीड माने एडिड, जोड़ने के लिए, साउथर्न माने दक्षिण साम्राज्य। किसका? टू, ये कहता है दक्षिण साम्राज्य, दक्षिण साम्राज्य सीसिल्स। ये कहता है सीसिल्स और दक्षिण साम्राज्य ऑफ टू सीसिल्स के दक्षिण साम्राज्य को विद किसके साथ? सार्डिनिया पिडमोंट के साथ, जो कि इटली का एक राज्य था। इन ऑर्डर टू यूनिफाई इटली, ताकि इटली का एकीकरण किया जाए, इसलिए उसने गैरीबाल्डी के मस्तिष्क में परिवर्तन ला दिया। इन 1961 इटली वाज यूनिफाइड, इटली एक हो गया, इटली का एकीकरण हो गया। एंड विक्टोरिया एम्यूनल जो था सेकंड वाज प्रोक्लाइम, उसके लिए घोषणा की गई एज द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली, कि वो एकीकृत इटली का राजा बन गया है। इस प्रकार इटली के एकीकरण में पहले जोसेफ मैसनी ने, फिर काउंट कैमिलो दे काबूर ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे हम बात करेंगे द ग्रीक ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीक माने यूनान का आजादी के लिए स्वतंत्रता संग्राम के बारे में। ग्रीक हैड बीन ए पार्ट ऑफ ओटोमन एम्पायर सिंस द 15th सेंचुरी। ओटोमन एम्पायर यानी कि मुसलमानों का एक बहुत बड़ा साम्राज्य का एक हिस्सा था ग्रीक यानी कि यूनान। कब? 15th सेंचुरी में। द ग्रीक नेशनल गोट इन्फ्लुएंस बाय द आइडिया ऑफ लिबरल नेशनलिज्म। ये कहता है ग्रीक नेशनल, ग्रीक नेशनल का मतलब हुआ यूनान के राष्ट्रवादी लोग,
ये कहता है यूनान के जो नेशनल यानी कि यूनान के जो राष्ट्रवादी लोग थे गोट इन्फ्लुएंस माने प्रभावित हुए बाय विचारों से, बाय द आइडिया का मतलब विचारों के द्वारा, किसके? लिबरल नेशनलिज्म, उदारवादी राष्ट्रवाद के विचारों से वो बहुत प्रभावित हुए। इसलिए ये कहता है द स्ट्रगल, एक संघर्ष, ग्रीक इंडिपेंडेंस, ग्रीक की आजादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए यूनान की बिगेन इन 1821 में शुरू हो गया। ग्रीक जिसे हिंदी में यूनान कहा जाता है, इसलिए 1821 में यूनान की स्वतंत्रता के लिए एक संघर्ष शुरू हो गया। ये कहता है द ग्रीक गोट स्पोर्ट्स, ये कहता है ग्रीकों को, स्पोर्ट मानी समर्थन, यूनान को समर्थन प्राप्त हुआ फ्रॉम वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, पश्चिमी यूरोपियन देशों से, एज वेल फ्रॉम द ग्रीक, इसके साथ साथ उन यूनानियों से लिविंग इन अदर कंट्री, जो कि दूसरे देशों में रहते थे। यानी कि ग्रीक के स्वतंत्रता संग्राम में उसका साथ दिया पश्चिम यूरोपियन देशों ने और ये क्या कहते हैं दूसरे देशों में रहने वाले यूनानी लोगों ने। द पोइट यानी कि कवि, एन आर्टिस्ट यानी कि कलाकार। ये कहता है कवियों ने और कलाकारों ने मोबिलाइज, गोलाबंदी की, सहायता की पब्लिक ओपिनियन, जन समर्थन जुटाने में, टू सपोर्ट, किसके समर्थन में? इट्स स्ट्रगल, संघर्ष के संबंध में, अगेंस्ट, किसके खिलाफ? ओटोमन इंपायर, यानी कि ओटोमन इंपायर का मतलब ओटोमन साम्राज्य के खिलाफ ओटोमन साम्राज्य के विरुद्ध यूनान का जो संघर्ष चल पड़ा था उसका समर्थन देने में पोइट्स ने और आर्टिस्ट ने भी जन समर्थन जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी तरह एक इंग्लिश पोइट, एक अंग्रेजी कवि जिसका नाम था लॉर्ड बायरन, ये कहता उसने ऑर्गेनाइज, संगठित किया फंड माने धन का संग्रह किया, और लेटर बाद में वेंट टू फाइट इन द वार, वो यूनान की तरफ से युद्ध लड़ने भी गया, लेकिन वेयर ही डाइड, लेकिन वहां पर 1824 में फीवर यानी कि बुखार यानी कि जवर के कारण उसकी मृत्यु हो गई। बट अंत में ये कहता है फाइनली, अंत में टीट माने एक संधि हुई, किसकी संधि हुई? कॉन्स्टेंटिनोपले, किसकी? कॉन्स्टेंटिनोपले की एक संधि के द्वारा 1832 में रिकॉग्नाइज माने मान्यता दे दी गई ग्रीस यानी यूनान को एन इंडिपेंडेंस नेशन, एक आजाद, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में। इस प्रकार ग्रीक जो था, यूनान जो था, वो आजाद हो गया। अब हम बात करेंगे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की, फ्रैंकफर्ट की संसद की। ये कहता है इट इज द नेम ऑफ जर्मन नेशनल असेंबली डेट वाज फाउंडेड ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन ऑफ 1848। ये कहता है फ्रैंकफर्ट संसद जो नाम है, ये नाम जर्मन नेशनल असेंबली का है, यानी कि जर्मन नेशनल असेंबली का नाम है जिसकी स्थापना 1848 की एक क्रांति के दौरान हुई थी, उसका नाम था फ्रैंकफर्ट संसद पार्लियामेंट। इट ट्राइड, इसने प्रयास किया था यूनिट जर्मन इन ए डेमोक्रेटिक वे, कि जर्मनी का एकीकरण किया जाए इन ए डेमोक्रेटिक वे, एक लोकतांत्रिक तरीके से जर्मनी को, जैसे इटली का एकीकरण के लिए हमने ऊपर पढ़ा था, इसी तरह जर्मनी का एकीकरण किया जाए, वो भी किस तरीके से? लोकतांत्रिक तरीके से। द असेंबली वाज अटेंडेड का मतलब भाग लेना। इस असेंबली में भाग लिया था 831 चुने हुए मेंबर्स माने सदस्यों में। दे ड्राफ्टेड, उन्होंने निर्माण किया था एक संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन माने संविधान का, फॉर ए न्यू जर्मन नेशन, एक नए जर्मन राष्ट्र को बनाने के लिए। अकॉर्डिंग टू न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, इस नए संविधान के अनुसार जर्मन नेशन वुड बी ए मोनार्ची कंट्रोल बाय द पार्लियामेंट डेट वाज रिजेक्टेड बाय द किंग ऑफ पर्सिया। ये कहता है ये जो नया संविधान बनाया गया था, अकॉर्डिंग टू न्यू कॉन्स्टिट्यूशन द जर्मन नेशन वुड बी ए मोनार्ची, यानी कि जर्मन राष्ट्र एक राजतंत्र होगा, कंट्रोल बाय, लेकिन इस पर नियंत्रण किसका होगा? बाय द पार्लियामेंट, यानी कि संसद का। डेट वाज रिजेक्टेड, लेकिन
जो पर्सिया का जो राजा था उसने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, जिस कारण फ्रैंकफर्ट की जो पार्लियामेंट यानी कि संसद थी असफल हो गई यूनाइट जर्मनी का एकीकरण करने में। द मोनार्ची एंड ये कहता है मिलिटेंसी, राजतंत्र मोनार्ची यानी कि और मिलिटेंसी का मतलब जो सेना थी, कंबाइंड टुगेदर, कंबाइंड माने उन्होंने एक साथ मिलकर, टुगेदर विद ऑटोक्रेसी, किसके साथ मिलकर, ये कहता है कि राजतंत्र और सेना ने एक साथ मिलकर, ये कहता है वोन माने जीत लिया ओवर द लिबरल नेशनलिस्ट मिडिल क्लास को। लिबरल यानी कि उदारवादी, नेशनलिस्ट माने राष्ट्रवादी, मिडिल क्लास माने मध्यम वर्ग को। यह कहता है जब फ्रैंकफर्ट की पार्लियामेंट फेल हो गई जर्मनी का एकीकृत करने में, तो वहां का जो राजतंत्र था, वहां की जो सेना थी, उन्होंने इकट्ठा मिले और उन्होंने क्या किया, मोनार्ची को, और ये कहता है मोनार्ची और सेना ने एक साथ मिलकर जीत हासिल कर ली उदारवादी राष्ट्रवादी मध्यम वर्ग पर, जिन्होंने फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में हिस्सा लिया था। इस प्रकार फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट इज नोन एज ए, ये कहता है फेलियर ऑफ लिबरलिज्म एंड विक्टोरी ऑफ मोनार्ची। इसलिए ये कहता है फ्रैंकफर्ट की जो पार्लियामेंट है इज नोन माने जानी जाती है, किसके रूप में, फेलियर माने असफल होने के रूप में, ऑफ लिबरलिज्म यानी कि उदारवाद इसमें असफल हो गया, एंड विक्टोरी और जीत गया क्या, ऑफ मोनार्च माने राजतंत्र। ये हमने फ्रैंकफर्ट संसद के बारे में पढ़ा, जिसकी स्थापना 1848 में की गई थी, और जिसे जर्मन नेशनल जो असेंबली था उसका ही जो ये दूसरा नाम था। अब हम पढ़ेंगे जो नेशनल स्ट्रगल हुआ, राष्ट्रवादी जो संघर्ष हुए यूरोप में, उसमें औरतों की क्या भूमिका रही, वुमेन्स की क्या रोल रही। ये कहता है वुमेन प्लेड ए सिग्निफिकेंस माने महत्वपूर्ण, रोल माने भूमिका निभाई, इन द नेशनल स्ट्रगल यानी कि राष्ट्रवादी संघर्ष में, ऑल ओवर द वर्ल्ड सारे संसार में औरतों ने राष्ट्रवादी संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दे लीड द मूवमेंट, ये कहता है उन्होंने आंदोलनों का नेतृत्व किया। बोर एंड ब्लो ऑफ पुलिस, बोर द ब्लो ऑफ पुलिस का मतलब हुआ पुलिस के और सेना के डंडे खाए। मिलिट्री मैन यानी कि पुलिस माने पुलिस और मिलिट्री मैन माने सेना के, बोर ऑफ ब्लो माने उन्होंने डंडे खाए। सुड बाय देयर मेल काउंटर पार्ट, ये कहता है सुड बाय वो खड़ी रही, बाय देयर मेल अपने पुरुष साथियों के साथ, काउंटर पार्ट माने कंधे से कंधा मिलाए। स्प्रेड माने उन्होंने फैलाया, द आइडिया माने विचारों को, लिबरल नेशनलिज्म उदारवादी राष्ट्रवाद के, इन द अर्बन का मतलब क्या हुआ, शहरों में, एंड कंट्री साइड का मतलब गांव में, गांव के क्षेत्रों में, ऑफ यूरोप के। ये कहता है इन स्पाइट ऑफ देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन, इन स्पाइट ऑफ, स्पाइट माने भावना, किसकी, ऑफ देयर वेरी एक्टिव बहुत सक्रिय हिस्सेदारी, इन नेशनल स्ट्रगल में बहुत सक्रिय हिस्सेदारी होने के बावजूद, दे कुड नॉट सिक्योर वो सुरक्षित नहीं कर पाई, द राइट टू वोट डालने के अधिकार को, और पॉलिटिकल राइट्स राजनीतिक अधिकार को, टिल द एंड ऑफ 19वीं सेंचुरी 19वीं शताब्दी के अंत तक भी। ये था राष्ट्रवादी संघर्ष में महिलाओं की भूमिका के बारे में। अब हम बात करने जा रहे हैं कि फ्रांसीसी लोगों के बीच एक, यानी कि फ्रांस के जो लोग थे, फ्रांस के अंदर जो लोग रहते थे, उनके अंदर एक सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए। अब हम उनके बारे में बात करने चाह रहे हैं कि क्या स्टेप उठाए, किसने
फ्रेंच रिवोल्यूशनरी यानी कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने टू क्रिएट निर्माण करने के लिए ए सेंस एक भावना किसकी, कोलेक्टिव आइडेंटिटी, कोलेक्टिव माने सामूहिक पहचान की, किसके बीच में, फ्रांस के लोगों के बीच में। कैसे किया उन्होंने, स्टार्ट करते हैं हम। दे इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ ला पैथ यानी कि द फादरलैंड, एंड ये कहता है ली सिटियोन यानी कि द सिटीजन। सबसे पहले उन्होंने ला पैटी माने उन्होंने पितृभूमि तथा ली सिटियोन माने नागरिकता के विचार को उनके अंदर प्रसारित करना शुरू किया। इंट्रोड्यूस करवाया, उन्हें परिचित करवाया इन विचारों से कि सारी भूमि पितृभूमि है और वो सभी नागरिक हैं। दिस आइडिया एम्फेसाइज माने बल देना, ये विचार बल देते थे द नोशन धारणा के ऊपर ऑफ ए यूनाइटेड कम्युनिटी कि एक संगठित समुदाय इंजॉइंग इक्वल राइट अंडर ए कॉन्स्टिट्यूशन, कि संगठित जो समाज है एक संविधान के अंदर समान अधिकारों का उपभोग करता है। उन्होंने विचार दिया कि इस धारणा को एक संगठित समुदाय में मजा लिया जा सकता है समान अधिकारों का अंडर ए कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान में के दायरे में रहकर। दे चूज, इसलिए उन्होंने चूज किया, चुना एक नया फ्रेंच फ्लैग जो 3 कलर का था जिसे तिरंगा कहा जाता था। यह कहता है टू रिप्लेस किसकी जगह पर, फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड। रॉयल स्टैंडर्ड माने राष्ट्र ध्वज की जगह पर, राजाओं के ध्वज की जगह पर। द स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड, जो स्टेट जनरल थी वाज इलेक्टेड माने वो अब चुनी जाती थी बाय द बॉडी, किसके द्वारा, बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन, सक्रिय नागरिकों के द्वारा। और इस स्टेट जनरल का नाम बदल दिया, रीनेम माने बदल दिया और नाम रख दिया गया नेशनल असेंबली। दे कंपोज न्यू ह्यूम्स माने स्तुति, उन्होंने नई नई स्तुतियां रचनी शुरू की। टुक ओथ, नई शपथ ली। एंड ये कहता है कोमेंडोरेटेड मैटियर्स, यानी कि गुणगान करना, मैटियर माने शहीदों का गुणगान किया। ऑल इन द नेम ऑफ नेशन, ये सब उन्होंने राष्ट्र के नाम पर किया। डे एस्टैब्लिश, उन्होंने स्थापित किया ए सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, एक केंद्रीय एडमिनिस्ट्रेटिव माने प्रशासनिक व्यवस्था को उन्होंने स्थापित किया। विच फॉर्मुलेटेड, जिसने लागू कर दिया। यूनिफॉर्म माने एक समान, लो माने कानून, फॉर ऑल सिटीजन माने सभी नागरिकों के लिए। दे एडोप्टेड माने उन्होंने स्वीकार किया ए यूनिफॉर्म सिस्टम, एक समान व्यवस्था को। ओ वेट का मतलब भार, एंड मेजर माने नापने की, एक समान प्रणाली को उन्होंने स्वीकार किया। एब्लोइस, उन्होंने समाप्त कर दिया इंटरनल कस्टम ड्यूटी एंड ड्यूज, इंटरनल माने आंतरिक, कस्टम ड्यूटीज यानी कि आयात निर्यात, ड्यूटीज एंड रूल्स माने शुल्क, उनको समाप्त कर दिया। दे प्रमोटेड, उन्होंने प्रमोटेड माने आगे बढ़ाया फ्रेंच ओवर द रीजनल डायलेट्स। रीजनल डायलेट्स का मतलब होता है क्षेत्रीय बोलियां, उन्होंने फ्रेंच को क्षेत्रीय बोलियों से आगे बढ़ाया। इस प्रकार उन्होंने, ये कहता है कि जो फ्रांसीस जो रिवोल्यूशनरी थे उन्होंने ये सारे स्टेप उठाए ताकि एक सेंस को क्रिएट किया जा सके कोलेक्टिव पहचान यानी कि सामूहिक पहचान बनाने के लिए। किसके बीच में, फ्रेंच पीपल यानी कि फ्रांस पीपल यानी कि फ्रांस के लोगों के बीच में। अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी बात करने जा रहे हैं, हम बात करने जा रहे हैं मारियान और जेरमिना की। मारियान और जर्मनिया की। ये कहता है कि अब हमारे पास इसके ऊपर एक टॉपिक आता है। वो टॉपिक क्या आता है हमारे पास कि हाउ, कैसे जो फीमेल फिगर थी बिकम द एलिगरी माने रूपक बन चुकी थी नेशन राष्ट्र का 19th सेंचुरी के दौरान। या जर्मनिया या मारियान कौन थी और उनका क्या महत्व था, किसके मामले में, जर्मन में राष्ट्रवाद को पैदा करने के मामले में। स्टार्ट करते हैं हम इस टॉपिक के ऊपर एक छोटी सी टिप्पणी को। यह कहता है आर्टिस्ट इन द 18 और 19 सेंचुरी, 18वीं और 19वीं शताब्दी में जो कलाकार थे
स्टार्टेड उन्होंने शुरू किया, रिप्रेजेंट माने प्रस्तुत करना, नोशन नेशन, नेशन माने राष्ट्र को, इन ह्यूमन फॉर्म मानव के रूप में। नेशन वर देन पोर्ट्रेड एज फीमेल फिगर, ये कहता है वो राष्ट्र जिसको उन्होंने पोर्ट्रेड का मतलब चित्रित किया था एज फीमेल फिगर, फीमेल फिगर माने वो महिला रूप थी। द फीमेल फ्रॉम डेट, ये कहता है महिला रूप, डेट व चूजन जो चुना गया था, पर्सोनिफाई, पर्सोनिफाई का मतलब, पर्सोनिफाई का मतलब एक मानवीकरण करने के लिए राष्ट्र का, डिड नॉट स्टैंड फॉर एनी पार्टिकुलर वुमेन इन रियल लाइफ, डिड नॉट स्टैंड का मतलब नहीं थी, फॉर एनी पार्टिकुलर का मतलब कोई विशेष महिला इन रियल लाइफ, वास्तविक जीवन में ऐसी कोई विशेष महिला नहीं थी। Rather बल्कि it sought to give an abstract idea of the nation in a concrete form, concrete form का मतलब ठोस रूप, नेशन माने राष्ट्र को, abstract idea माने अमूर्त विचारों को, rather माने बल्कि, ये कहता है बल्कि इट साउट माने प्रयास, या प्रयास था, टू गिव देने का, अमूर्त विचार, किसके अमूर्त विचार, राष्ट्र के ना दिखाई देने वाले विचारों को एक ठोस रूप। डेट इज यानी कि हम कह सकते हैं अर्थात फीमेल फिगर जो नारी रूपक था, जो नारी की छवि थी, बिकम वो बन गई थी, एन एलेग्री, एलेग्री माने एक रूपक, ऑफ द नेशन माने राष्ट्र का। इवन आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इवन आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन आर्टिस्ट, फ्रेंच रिवॉल्यूशन माने यहां तक कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांसीसी की क्रांति के बाद भी आर्टिस्ट माने कलाकारों ने यूज किया फीमेल एलिग्री, महिला रूपक को, टू पोर्ट्रे, पोर्ट्रे का मतलब एक किस्म से हम ये कह सकते हैं चित्र, एक रूप दिया, एक चित्र दिया, आइडिया माने विचारों को, लिबर्टी माने स्वतंत्रता के, ये कहता है जस्टिस माने न्याय और रिपब्लिक माने गणतंत्र, यानी कि स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र के जो विचार थे इन्हें सही रूप देने के लिए, साक्षात रूप देने के लिए फ्रांसीसी क्रांति के बाद भी फिर आर्टिस्टों ने फीमेल एलिगरी के रूप में इनका प्रयोग किया। दीज आइडिया वर रिप्रेजेंटेड थ्रू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और सिंबल, ये विचार उन्होंने प्रस्तुत किए, स्पेसिफिक माने विशेष, ऑब्जेक्ट माने वस्तुओं के माध्यम से, विशेष प्रतीकों के माध्यम से इन्हें प्रस्तुत किया गया। द एट्रीब्यूट, जो एट्रीब्यूट यूज किए गए ऑफ लिबर्टी, यानी कि लिबर्टी हम कह सकते हैं स्वतंत्रता का जो प्रतीक था वो था रेड कैप और ब्रोकन चेन और टूटी हुई चेन, वाइल जबकि जस्टिस जो न्याय था, वार जनरली उसे आमतौर पर व्यक्त किया गया एक ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन, ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन माने आंखों पे पट्टी बंधी औरत के रूप में, क्राइंग ए पेयर ऑफ वेटिंग स्केल, वेटिंग स्केल का मतलब तराजू, जिसके हाथ में एक तराजू का हिस्सा था, जो एक तराजू को हाथ में लेकर खड़ी थी और जिसके आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। इन फ्रांस में सी वाज क्रिश्चियन मारिया, फ्रांस में उस महिला रूपक को, राष्ट्र की महिला रूपक को एक ईसाई नाम मारियान दिया गया, ए पॉपुलर क्रिश्चियन नेम, जो कि ईसाइयों में एक पॉपुलर यानी कि एक लोकप्रिय नाम था, विच अंडरलाइन द आइडिया ऑफ ए पीपल ऑफ नेशन, ताकि जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित, अंडरलाइन किया जा सके। हर करेक्टर्स ये कहता है उसके जो विशेषता थी, वर्ड ड्रोन, उसकी जो विशेषता ड्रॉ की गई थी, बनाई गई थी, फ्रॉम डोज लिबर्टी एंड रिपब्लिक, वो थी स्वतंत्रता और गणतंत्र। द रेड कैप यानी कि लाल टोपी, ट्राई कलर तिरंगा, एंड कोकेड और एक कलगी, टू पॉपुलराइज द नेशनल सिंबल, ये कहता प्रसिद्ध करने के लिए इस राष्ट्रीय प्रतीक को, जो स्टेच्यू थे ऑफ मारियान के, वर एरिक्टेड इन पब्लिक स्क्वायर, एरिक्टेड का मतलब स्थापित करना और पब्लिक स्क्वायर का मतलब सार्वजनिक चौकों पर उसकी मूर्तियां लगवाई गई। मारियन इमेज, यहाँ तक कि मारियान की जो इमेज थी, जो प्रतिमा थी, उसकी मारियान की जो छवि थी, वर आल्सो मार्क, उसे मार्क किया गया ऑन कॉइन्स माने सिक्कों पर, एंड स्टैम्प पर। इसी तरह सिमिलरली जर्मनिया, ये कहता है जर्मेनिया बिकम
बिकम वो भी बन चुकी थी, एलिग्री माने रूपक, ऑफ जर्मन नेशन जर्मन राष्ट्र का, इन विजुअल रिप्रेजेंटेशन। विजुअल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है दृश्यात्मक, यानी कि देखने की अभिव्यक्ति के रूप में जर्मनिया ने पहन रखा था एक क्राउन, एक ताज ऑफ ओक लीव्स, ओक यानी कि बलूत के पत्तों का, एज जर्मन ओक का वो मुकुट पहनती थी, स्टैंड फॉर हीरोइज्म माने वीरता, जो कि वीरता का प्रतीक था। इस तरह हमने नारी रूपक के बारे में पढ़ा, जिन्होंने राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने में, नेशनलिज्म को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया। अब हम बात करेंगे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के यूनिफिकेशन के बारे में। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट 1848। द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट ने, जैसा कि मैंने फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के टॉपिक में बताया था, जो 1848 में जिसकी स्थापना हुई थी, उसने प्रयास किया इट्स बेस्ट, अपना बहुत अच्छा देने का, फॉर द यूनिफिकेशन, ताकि एकीकरण किया जा सके जर्मनी का, अंडर द लीडरशिप, किसके लीडरशिप में, उस समय पर्सा के राजा किंग विलियम IV। बट इट फेल, लेकिन फ्रैंकफर्ट जो पार्लियामेंट थी वो असफल हो गई। यूनिफिकेशन अंडर द लीडरशिप ऑफ पर्सिया। अब आ गया था यूनिफिकेशन, किसके पास आ गया था, पर्सिया के नेतृत्व में यूनिफिकेशन। ये कहता पर्सिया टुक, अब पर्सिया ने, टुक माने ले ली, ऑन द लीडरशिप माने नेतृत्व, ऑफ द मूवमेंट आंदोलन का, फॉर नेशनल यूनिफिकेशन राष्ट्रीय एकीकरण का। ये कहता है इट्स चीफ मिनिस्टर, पर्सिया का जो चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री था, जिसका नाम था ओटो वन बिस्मार्क, वाज द आर्किटेक्ट, उसे आर्किटेक्ट निर्माता माना जाता है, और द प्रोसेस, उस प्रक्रिया का, एंड कैरिड आउट द मूवमेंट, और उस आंदोलन को चलाने का, फॉर नेशनल यूनिफिकेशन राष्ट्रीय एकीकरण के लिए, विद द हेल्प, किसकी सहायता से, पर्सियन आर्मी, पर्सिया की सेना, एंड ब्यूरोक्रेसी माने वहां की नौकरशाही की सहायता से। यानी कि इसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी आ रहा है कि ओटोमन बिस्मार्क कौन था और उसने किस तरह यूनिफिकेशन किया जर्मनी का। यानी कि जर्मनी के एकीकरण में उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो पर्सा का एक चीफ मिनिस्टर, एक मुख्यमंत्री था। आगे करते हैं हम। अब रोल ऑफ बिस्मार्क ने क्या भूमिका, कैसे किया ये। बिस्मार्क वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सन, बिस्मार्क एक महान सपुत्र था पर्सिया का, हु अकम्प्लिश द सुप्रीम टास्क ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। ये कहता है जिसने उत्कृष्ट, अकम्प्लिश माने उत्कृष्ट या सुप्रीम माने सर्वोच्च, टास्क माने कार्य किया, एकीकरण करने का जर्मनी का, विद द हेल्प ऑफ आर्मी ब्यूरोक्रेसी, यानी कि सेना और नौकरशाही की सहायता से। ही वॉज कन्विंस दैट द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कुड बी अचीव ओनली बाय द प्रिंसेस एंड नॉट बाय द पीपल। ये कहता है ही वॉज कन्वेंस माने वह विश्वसनीय था, वह उसका विचार था, यूनिफिकेशन जो एकीकरण है जर्मनी का, कुड बी अचीव माने उसे प्राप्त किया जा सकता है, ओनली बाय द प्रिंसेस, केवल राजकुमारों द्वारा, एंड नॉट बाय द पीपल, ना कि लोगों के द्वारा। ही वांटेड टू अचीव, वह उपलब्धि प्राप्त करना चाहता था, हिज एम, अपने उद्देश्यों की, बाय नॉट मर्जिंग पर्सिया इनटू जर्मनी बट रेदर बाय एक्सपेंडिंग पर्सिया इनटू जर्मनी। यह कहता है कि वह अपने विचारों को करना चाहता था, आगे बढ़ाना चाहता था, नॉट मर्जिंग पर्सिया इनटू जर्मनी, पर्सिया को जर्मनी में मिलाकर नहीं, बल्कि एक्सपेंडिंग पर्सिया इनटू जर्मनी, बल्कि यह कहता है पर्सा का जर्मनी तक विस्तार करके, वो ऐसा चाहता था। 3 वार, बिस्मार्क ऑब्जेक्ट टू यूनिफाइंग जर्मनी वाज accomplished बाय 3 वार। बिस्मार्क का जर्मनी एकीकरण का उद्देश्य 3 युद्धों द्वारा जो ऑब्जेक्ट माने जो उद्देश्य था बिस्मार्क का, ऑफ यूनिफाइंग माने एकीकृत करने का जर्मनी का, वाज accomplished माने पूरा किया गया, बाय 3 वार, उसने 3 युद्धों द्वारा, विच वर फौट, जो लड़े गए, ड्यूरिंग ए ब्रीफ पीरियड ऑफ 7 years। ये कहता है एक अल्प समय
7 साल के अल्प समय में लड़े गए 1864 से 1870 के बीच में। फाइनल यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, जर्मनी का एकीकरण। द अबोव वार एंडेड इन पर्सियन विक्टोरी, ऊपर वाले जो 3 युद्ध लड़े गए वो पर्सा की जीत के साथ खत्म हुए। एंड हेल्प, उसने सहायता की इन कंप्लीट माने पूरा करने में एक प्रक्रिया ऑफ यूनिफिकेशन, एकीकरण की। ऑन जनवरी 18 जनवरी 1871 में इन द रॉयल प्लेस ऑफ वर्साई, वर्साई के राजमहल में किंग ऑफ पर्सिया का जो राजा था वाज क्राउन, उसे ताज पहनाया गया एज द जर्मन एम्पायर, एक जर्मन सम्राट के रूप में। एंड द सेरेमनी सिंबलाइज इन द आईज ऑफ द वर्ल्ड। और ये कहता है इस प्रकार यह रस्म विश्व भर की दृष्टि में जर्मन लोगों की नवजात एकता के रूप में देखी गई। द न्यू बोर्न यूनिटी, कि एक नया जन्म हुआ है। यूनिटी माने एकता का, जर्मन पीपल माने जर्मन लोगों की। इस तरह हमने ब्रीफली पढ़ा कि किस तरह जर्मन का यूनिफिकेशन कंप्लीट हुआ। आज का हम लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरह नेपोलियन ने 1804 में, किस तरह नेपोलियन ने 1804 के अंदर एक नेपोलिक आचार संहिता लागू की थी, और उसके बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करने जा रहे हैं कि उसने किस तरह अपना योगदान दिया इसे करने में। यानी कि अब हम पढ़ेंगे नेपोलियन सिविल कोड 1804 के बारे में। नेपोलियन ने इंट्रोड्यूस माने परिचित करवाया एक नेपोलिक कोड, एक नागरिक नेपोलियन नागरिक संहिता से, किसमें 1804 में, जो कि एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। क्या कहा इसमें? विच डिड अवे, जिसमें उसने डिड अवे माने दूर कर दिया ऑल प्रिविलेज, ऑल प्रिविलेज माने सारे विशेषाधिकारों को बेस ऑन बर्थ, जो जन्म के आधार पर लोगों को मिलते थे। एस्टैब्लिश, उसने स्थापित किया इक्वालिटी, इक्वालिटी माने समानता, बिफोर द लॉ माने कानून के समक्ष। एंड सिक्योर माने उसने सुनिश्चित बनाया द राइट टू प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के अधिकारों को। इन मैनी पार्ट ऑफ यूरोप, यूरोप के कई हिस्सों में, लाइक जैसे कि ये कहता है डच रिपब्लिक, डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली एंड जर्मनी। ही सिंप्लीफाइड द एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। ये कहता है सिंप्लीफाइड माने उसने सरल किया प्रशासनिक विभाजनों को। ही एबोलिश माने उसने समाप्त किया द फ्यूडल सिस्टम, सामंती व्यवस्था को। एंड फ्री, उसने आजाद किया फ्री पीसेंट, किसानों को, फॉर सर्फडम। सर्फडम का मतलब हुआ भूदासत्व, भूमि की दासता से, दास बने रहने से उसने उन्हें, किसानों को आजाद किया। एंड ये कहता है मेनोरियल ड्यूज, मेनोरियल ड्यूज का मतलब होता है जागीरदारी शुल्कों से उन्हें मुक्ति दिलाई। नेपोलियन ने रिमूव्ड माने खत्म कर दिया गिल्ड रिस्ट्रिक्शन यानी कि श्रेणी द्वारा जो रिस्ट्रिक्शन, जो बाधाएं लगाई जाती थी फ्रॉम द टाउन, शहरों में, उन श्रेणी की बाधाओं से शहरों को मुक्त करवाया। ही लेड स्टेट्स का मतलब उसने स्टेट्स माने दबाव बनाया ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि उसने आंतरिक जो ढांचे थे उसके ऊपर अधिक बल दिया, स्ट्रेस दिया, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, यातायात, कम्युनिकेशन एंड बैंकिंग सिस्टम, संचार और बैंक की व्यवस्थाओं में। दीज न्यू रिफॉर्म वर एप्रिसिएटेड बाय द पीसेंट, उसके ये जो नए सुधार थे इसे एप्रिसिएटेड का मतलब सराहा गया। किसके द्वारा? किसानों द्वारा, मजदूरों द्वारा, बिजनेसमैन व्यापारियों द्वारा, ट्रेडर्स व्यापारियों द्वारा, एंड इवन बाय द कॉमन पीपल, यहां तक कि कॉमन पीपल माने आम लोगों द्वारा भी। यूनिफॉर्म माने एक समान, लो माने कानून। स्टैंडर्डाइज वेट का मतलब मानक भार, एक समान भार। एंड मेजोर माने नाप तोल की प्रणाली। एंड ए कॉमन नेशनल, और एक कॉमन माने साझी राष्ट्रीय करेंसी, मुद्रा वर इंट्रोड्यूस, उसके द्वारा इंट्रोड्यूस करवाई गई। इस प्रकार आपने देखा कि किस तरह नेपोलियन ने प्रशासनिक व्यवस्था को सही
अधिक कार्यकुशल बनाने के लिए परिवर्तन किए, जिसे नेपोलियन कोड के नाम से जाना जाता है, जिसे 1804 में लागू किया गया था। थैंक यू।